अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद हम आवर वीकेंड एडिशन। आज मेरी ज़रा सी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ फॉरगिव मी। वो कभी कभी होता है ना कि यू वेक अप ऑन मॉर्निंग एंड यू आर जस्ट फीलिंग so I'm feeling this morning. But on that note, I did want to say something to you guys. मैंने recently सुना about something called Motherland Pakistan and वो focus कर रहे हैं, उनका पूरा group जो है वो focus कर रहा है पाकिस्तान की एक positive और एक अच्छी image दिखाने को all over the world. एंड अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ट्राई एंड फाइंड आउट कि अब मुझे ज़्यादा नहीं इन लोगों के बारे में पता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है उनकी कुछ मेरे पास पेपर वर्क उनके कुछ मैगजीन्स एंड ये चीज़ें आई। एंड वो बेसिकली ये कहते हैं कि हम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, हमें अपने मुल्क की एक पॉजिटिव इमेज दिखानी चाहिए लोगों को। ग्रांटेड इस मुल्क में गलत में फॉल्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अनसेवरी हों फॉर द जनरल वर्ल्ड आउट देयर, लेकिन ये हमारा मुल्क है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो इट डजंट मैटर हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अल्टीमेटली हमारे मुल्क से ही हमारी इज्जत है। तो ये एक ज़रा सा मैंने आपको पब्लिक सर्विस मैसेज देना था, एक्चुअली नेशनल सर्विस मैसेज देना था। तो अपना नेशनलिज्म जो है वो जिंदा रखें, अपने मुल्क से प्यार करें, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी एंड वी आर वेरी लकी टू बी पाकिस्तानीज। ऑन दिस नोट छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आज टी विद जुगन में हमारे पास एक बहुत ही वेल नोन एंड बहुत ही लर्नेड डॉक्टर हैं जो फिजिशियन भी हैं और शी इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसेस होलिस्टिक हीलिंग एंड शी इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। उनकी कनेक्शन है विद द वेस्टर्न ए प्राइज फाउंडेशन ऑल्सो, वो आपको बहुत मज़े की इन्फॉर्मेशन देंगी। तो प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद इन टी विद जुगन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद हम एंड ऑफ कोर्स इट इज़ टाइम फॉर टी विद जुगन। हमारा आज का जो ये वाला जो हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है, आई होप दैट आप लोगों के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको न्यूट्रिशन, फूड, इम्यूनिटी और इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आजकल स्वाइन फ्लू की बहुत बातचीत होती है, हेपेटाइटिस से इज़ अ वेरी रेगुलर एलमेंट दैट पीपल हैव, मतलब यू नो हर दूसरे तीसरे बंदे को हेपेटाइटिस हुआ होता है। तो द फैक्ट इज़ इन सब चीज़ों को के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास हैं एक खातून हु इज़, अब आप लोग परेशान हो जाएंगे सुन के कि उनकी क्वालिफिकेशंस कितनी ज़्यादा हैं। शी इज़ अ फैमिली फिजिशियन, शी इज़ एन एक्यूपंक्चरिस्ट, शी इज़ अ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट and a naturopath as well. So I'm talking about the very brilliant Dr. शगुफ्ता फिरोज जो हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम पे एक दफा पहले भी गुफ्तगू कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर शगुफ्ता, सबसे पहले तो ये जो इतनी ज्यादा जो आपके टाइटल्स हैं, आपको क्या पढ़ाई से बहुत लगाव था? नहीं, पढ़ाई से लगाव नहीं था। तकरीबन 7-8 साल मैंने जब मेडिकल प्रैक्टिस की और मैंने बड़ा एक बिजी क्लिनिक जनरल प्रैक्टिस रन किया। हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो हमें इस तरह ब्रेन वॉश करता है कि वो ये कहता है कि एनीथिंग बियॉन्ड योर नॉलेज इज़ क्वाइकरी। तो मेरे दिमाग में भी था कि मेरी साइंस के अलावा जो कुछ हो रहा है इट इज़ ऑल नॉन साइंटिफिक ना। तो 8-10 साल तो मैं इसी मोड में रही, लेकिन जब सिस्टम का फेलियर देखना शुरू किया और बहुत से क्रॉनिक डिसऑर्डर्स का हमें कॉज नहीं पता, तो एम्बेरसमेंट होती थी। मरीज़ कहता था डॉक्टर साहब क्यों ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो देयर वाज नो कॉज जो मैं उसको बता सकती कि भाई इस वजह से हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान मुझे एक चीज़ ये महसूस हुई कि मरीज़ का पहला क्वेश्चन होता है हमसे कि डॉक्टर साहब परहेज़ क्या करना है। परहेज़ वॉज नेवर टॉट टू अस बिकॉज हमें तो नहीं पता था। और जब मुझे याद है जब मरीज़ मुझसे पूछता था तो मैं वो रटे रटाए जुमले जो मैंने और लोगों से सुने होते थे, भाई पानी ज़्यादा पियो, स्पगोल खा लो, जाके हल्की खुराक लो, नरम सागूदाना खा लेना, वो तुक्का लगा के मैं उसको गाइड कर दिया करती थी। और शर्मिंदगी ही मुझे होती थी कि मैं किसी भी पेशेंट को सिवाय इन्फेक्टिव केसेस के कभी भी क्योर नहीं कर पाती थी, मैनेज करती होती थी। तो इस वजह से मेरी एक तलाश जो थी फिर मुझे लेके जहाँ मैं आज पहुँची हूँ वहाँ तक लेके आई मैं। तो अब दो चीजें निकल रही हैं इसी बातचीत से एंड वी कैन गो इन टू डायरेक्शंस, बट आई वुड फर्स्ट लाइक टू अंडरस्टैंड कि एक्यूपंक्चर, अगर आप अपनी फैमिली फिजिशियन तो बहुत क्लियर सी एक बात है, ठीक। तो डॉक्टर शगुफ्ता, सबसे पहले तो एक्यूपंक्चर क्या होता है? मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेडिकल साइंस है वो फिजिकल बॉडी कवर करती है, जबकि एक इंसान कॉम्बिनेशन है बॉडी, माइंड एंड सोल का। तो
एक्यूपंक्चर जो है वो शुरू ही माइंड और सोल से करता है। उसकी थ्योरी ये है कि अगर आप माइंड और सोल को सेहतमंद कर देंगे तो बॉडी खुद ही हील कर जाएगी। ठीक है, तो फिलॉसफी का ही डिफरेंस आ गया यहाँ पर। और एक्यूपंक्चर फोकस करता है इम्यून सिस्टम की हीलिंग पे। एक्यूपंक्चर फोकस करता है आपके वाइटल ऑर्गन्स के रिजर्व बढ़ाने पर, जबकि मेडिकल सिस्टम वाइटल ऑर्गन्स के रिजर्व को ख़राब करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जिनको हम ख़राब करते हैं वो लिवर है। And usse, I guess we come into one very important thing, which is your program, which is the SLIMS program, Shagufta's liver specific lifestyle modification program. जी ये जी, मैंने देखिए जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस में थी और मेरा पेशेंट कभी किसी नेचुरोपैथ या किसी हकीम से इलाज कराता हुआ आता था और मुझे कहता था कि जी डॉक्टर साहब मुझे तो हकीम ने लिवर कहा है, तो मैं उसका बड़ा मजाक उड़ाती थी और मैं कहती थी कि जी हकीमों को सिर्फ लिवर के अलावा कुछ नहीं मिलता। अच्छा, लेकिन ये बात मेरे ही शायद आगे आई कि मैंने जाके अल्टीमेटली सीखा कि लिवर इज़ द मास्टर ऑर्गन विच इज़ परफॉर्मिंग अबाउट 500 फंक्शंस इन योर बॉडी। मैं इसके ऊपर पूरी बुक लिख रही हूँ डॉक्टर्स और आम पब्लिक के लिए भी। अगर आप अपने मास्टर ऑर्गन को हेल्दी नहीं रखेंगे तो आप कोई भी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। और यहाँ जहाँ तक मैं पहुँची हूँ स्लिम्स प्रोग्राम तक, इसमें मुझे कोई 23-24 साल का अरसा लगा है कि मैंने जाके एक्सपीरियंस पे सीखा है, किताबों से नहीं सीखा है, क्योंकि लिवर पे काम ही बहुत कम हुआ हुआ है ना। हमारे और जो डोमेन्स हैं जो यानी मेडिकल की बाहर के भी जो सिस्टम्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा काम लिवर पे नहीं हुआ हुआ है। तो मुझे बहुत साल लगे ये बात सीखने में कि लिवर ही रेगुलेट कर रहा है सारा कुछ। और मेरे पास कोई भी पेशेंट आए, चाहे उसको डायबिटीज़ हो, चाहे उसको आर्थराइटिस हो, चाहे उसको डिप्रेशन हो, मुझे उसके लिवर हेल्थ पे काम करना होता है। जो मैं डायग्नोज करती हूँ पल्स पे ऊपर, पल्स डायग्नोसिस पे, या मैं करती हूँ जो एक मैं स्कैन कंडक्ट करती हूँ विच इज़ एन एनर्जी बॉडी स्कैन, वो लिवर का स्टेटस बताता है और उसके अकॉर्डिंगली मैं चलती हूँ। तो नाउ कमिंग टू बैक टू एक्यूपंक्चर, तो आपने एक्यूपंक्चर तो आई मीन अब एक्यूपंक्चर हल किस तरह निकाल है क्या? बिकॉज आई नो दैट एक्यूपंक्चर सोचते हैं तो हम कहते हैं सुइयाँ। अच्छा, ओके। एक्यूपंक्चर की ये फिलॉसफी है कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी चल रही है जिसको वो ची कहते हैं, ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल एनर्जी जो आपकी बॉडी के इर्द गिर्द है, उस एनर्जी से वो कनेक्टेड है वो एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वेरी वेरी फाइन माइक्रोस्कोपिक पोर्स जिनको एक्यू पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। एक इंसान हेल्दी है अगर उसकी इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी में एक बैलेंस है। इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय टेकिंग फूड, बाय टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी हवा में मौजूद है, वो खुदा की तरफ से नेचुरल एनर्जी है। आपने अगर अनहेल्दी फूड लिया, आपका अगर लाइफस्टाइल टोटल अनहेल्दी है, तो आप अपने उन 400 एक्यू पॉइंट्स को बंद कर देंगे, आप उनको चोक कर देंगे। एक्यूपंक्चर में ये किया जाता है कि एक्यूपंक्चरिस्ट को ये पता होता है कि इस बंदे के ये सिम्टम्स हैं, तो इसके ये पॉइंट्स बंद हैं। वो बाय इंसर्टिंग 15 to 20 नीडल्स एक सेटिंग में उन पॉइंट्स को खोलता है। जब वो उन पॉइंट्स को खोलता है तो वो एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है। जब वो एनर्जी फ्लो शुरू होता है, जो सिस्टम अफेक्टेड होता है वो रेगुलराइज हो जाता है या उसका बैलेंस अचीव हो जाता है। दैट इज ऑल व्हाट एक्यूपंक्चर इज डूइंग। एक्यूपंक्चर में कभी एक चीज़ को हिट नहीं किया जाता। फर्ज कीजिए एक बंदा आता है किसी जॉइंट की प्रॉब्लम के लिए, लाजमन एक्यूपंक्चर में लिवर का पॉइंट लगाया जाएगा, उसको एनर्जाइज किया जाएगा। लाजमन इम्यूनिटी का पॉइंट लगाया जाएगा, लाजमन उसके हार्ट को एनर्जाइज किया जाएगा। यानी एक्यूपंक्चर कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकता जब तक कि पूरी बॉडी की ओवरऑलिंग ना हो जाए। सो दिस इज सिंपली एनर्जी बैलेंसिंग। सो एनर्जी बैलेंसिंग। अब सुइयों की जब बात आती है तो लोग वैसे ही बहुत नर्वस हो जाते हैं with all the diseases that exist, from hepatitis to AIDS to pretty much anything and everything that can be passed on through the blood. तो इस सुइयों का क्या सिस्टम होता है? देखिए, सुइयां जो आती हैं वहाँ से नॉर्मली चाइनीज ही होती हैं, ये पैक्ड होती हैं और ये स्टेराइल नीडल्स होती हैं। अच्छा, तो ये नहीं कि एक के ऊपर यूज करके नो, जो प्रिकॉशन मैं बताना चाहूंगी लोगों को वो ये है कि आपका जब सेट खुलता है नीडल्स का, वो आप अपने साथ ले जाएं, आप वहाँ छोड़ के मत जाएं। गड़बड़ जहाँ कहीं हो रही है वहाँ हो रही है जहाँ नीडल्स वहाँ रखी जाती हैं और वो इंटरचेंज हो जाती हैं। अब सपोज मैं जब करती हूँ तो 10 डेज तक हम एक सेट यूज़ कर सकते हैं, वो मैं उनको दे देती हूँ कि भाई आप साथ लेके जाओ और आपने खुद रोज़ लेके आनी, तो वहाँ तो कोई चांस रह ही नहीं गया ना क्रॉस इन्फेक्शन का, तो बात ख़त्म हो जाती है। चले, ये तो एक हमारी एक मसला क्लियर हुआ। होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है? होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट वही होता है जो न्यूट्रिशन को इस तरह मैच कराता है आपकी बॉडी से
कि आपकी बॉडी को बॉडी, माइंड और सोल के लेवल पे हेल्थ मिलती है। और होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट की ये नॉलेज होती है कि वो उन खुराकों को इनकॉर्पोरेट करता है जो होलिस्टिकली काम करती हैं। Okay, so that's fairly simple. Or naturopath is basically someone who's a hakim. Naturopath, no, I won't use the word hakim here. Naturopath वही होता है जो नेचर से खुराक उठाएगा और नेचर के रिदम से मिलाएगा उसको। अच्छा, okay. I don't know. What's the English word for a hakim? Herbalist. Hakim is normally a herbalist. मैं confuse हो रही थी with a herbalist. Sorry बात है। तो ठीक है, so that's a naturopath. Okay, which brings us to अभी, क्योंकि बिल्कुल जब हमने बातचीत शुरू की तो आपने कहा लोगों ने सब कोल कहा ये वो, तो पहले तो हम अपने खाने की जो मिसकंसेप्शंस या मिथ्स हैं उनको क्लियर करते हैं। कैलोरी काउंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है या अनइम्पोर्टेंट है या स्टूपिड है? कैलोरी काउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने बॉडी को बहुत सारी साइंसेस के हवाले से पढ़ा है, एक नहीं कई एंगल मैंने पढ़े हैं बॉडी की डिटेल के बारे में। बॉडी के अंदर कोई कैलोरी कंट्रोल सेंटर है ही नहीं। ब्रेन में एपेटाइट कंट्रोलिंग सेंटर है जिसको एपिस्टैट कहते हैं। आपके ब्लड के अंदर 2 हार्मोन्स मौजूद हैं, एक लेप्टिन है, एक ग्रेलिन कहलाता है, जो आपकी भूख को रेगुलेट करता है। बट देयर इज नो सिस्टम विच इज मेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ योर कैलोरीज। चलें, सपोज कहीं से ये कॉन्सेप्ट आ भी गया तो कैलोरी आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप काउंट ही नहीं कर सकते। कैलोरी का हिसाब किताब ये होता है कि किसी एक चीज़, जैसे सेब की कैलोरी काउंट करनी है तो 100 ग्राम्स ऑफ एप्पल जिसका एक साइज हो, जिसको एक जितनी हीट लगी हुई हो, तो आप जब 100 ग्राम सेब लेंगे तो आप उसकी कैलोरी निकालने के काबिल होंगे। पहली बात तो ये, आप वो नहीं कर सकते। आप तो एक एक चीज़ की निकाल रहे होते हैं जबकि आप एक्यूरेट नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो एज के हिसाब से, वो आपकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के हिसाब से, और आपके स्ट्रक्चर के साथ, आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके मेंटल स्टेटस के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वेरी करती है। And something else that I heard was also it depends on your bone density or whatever. Because even though आपका weight X amount है but आपकी हड्डियां चौड़ी हैं, exactly. और आपका फ्रेम लगता छोटा है but आप फॉल करते हो मिड साइज फ्रेम के वेट रेंज में, बिल्कुल सही। मतलब ये तो फिर बिल्कुल ही एक, आप खुद साइंटिस्ट बनो तो फिर वो और बात है। सही बात है। तो मैं जो डाइट देती हूँ, मुझे तो कभी भी किसी को कैलोरी बेस प्लान नहीं देना पड़ा, ना मैंने कभी खुद फॉलो किया जिंदगी भर, ना मुझे याद है कैलोरीज किसी चीज़ की, ना मुझे ज़रूरत पड़ी देने की। और लोगों ने हेल्दी डाइट्स के साथ, बड़ी रिच, बड़ी हाई कैलोरी डाइट के साथ वेट लूज किए हैं। वेट से ज़्यादा आपके जो कर्व्स हैं एक फीमेल बॉडी के, आपकी मेजरमेंट्स आपका मेटाबॉलिज्म बताती हैं। वेट से ज़्यादा वो आपकी मेजरमेंट्स बताती हैं। अगर आपका वेट तो बड़ा कम है बट आप आउट ऑफ शेप हैं, आपने फीमेल कर्व्स लूज कर दिए हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है और आप वेट के चक्कर में पड़ी हुई हैं। तो ये बात सही है कि सारी चीज़ों पे चेक रखें, दोनों चीज़ों पे। So that's one thing, and the second thing is जो which I believe, I've never counted calories. I eat according to what I feel like eating. ठीक है। Now, और ये आपने मुझे एक दफा कहा था कि यार अगर बहुत दिल चाह रहा है निहारी खाने का भी तो खा लो, but don't eat it with 3 naans. Exactly. कंट्रोल्ड क्वांटिटी। क्यों? अब मैं आपने निहारी स्पेसिफिकली कहा है क्योंकि मेरी फेवरेट है। आपकी फेवरेट क्यों है? इसलिए फेवरेट है कि निहारी जो बोन होती है उसमें रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो, तो हम सब कैल्शियम डेफिशिएंट हैं, मोस्ट ऑफ अस। बल्कि ये तो एक यूनिवर्सल एक प्रॉब्लम बन गई है कि हम सब लोग कैल्शियम डेफिशिएंट हैं, तो निहारी को हम क्रेव करते हैं। वी कंसिडर निहारी अ हैप्पी फूड। हमारे यहाँ सेलिब्रेशंस होती हैं, ओ निहारी पार्टी है जी आज, हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज वो हमें खुशी देती है। इट्स अ हैप्पी फूड। मैंने वो फेसबुक पे डाला है, हैप्पी फूड्स की लिस्ट में निहारी डाली है। Actually, can we talk about your website, please? Because you have a website and then you're on Facebook also. So, what is your website? Website is www.slimsprogram.com. Dr. Shagufta Feroz के नाम से you are on Facebook, and of course, if you want to check out her website, it's www.slimsprogram.com. This doesn't just have information about the Slims program; it has information about pretty much everything. Exactly. अच्छा, तो and we'll keep repeating the website अगर लोग as people are tuning in or whatever. अच्छा, अगला एक जो आपने खुद ही ये बात कही कि मैं सबको कहती थी, वो जो आपने कहा था कि फजूल बातें जो हम रिपीट करते हैं कि यार ज्यादा पानी पी लो, सब कोल का हंस खा लो, तो जरा बताएंगी जूसेस पी लो। तो ये 3 चीजें तो कवर करें ना, वाटर इनटेक, फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स एंड देयर जूसेस, एंड दिस इस सब कोल का जो ऑब्सेशन है।
अच्छा, वाटर के बारे में बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि जी बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी स्किन करता है और फ्लश आउट करता है, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी पानी ज़्यादा पिए, ये नॉर्मली डॉक्टर्स भी कह रहे होते हैं और आप हम सुनते हैं, मीडिया पे भी सुनते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने जितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स गलत वाटर इनटेक के देखे हैं, शायद किसी चीज़ के नहीं देखे। आज की मैं आपको बात बताती हूँ, एक पेशेंट आई विद अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। जब मैंने उसकी, चूँकि मैं प्रोफाइल एक फिल कराती हूँ, तो उसकी जब हिस्ट्री में देखा तो शी वॉज टेकिंग 35 to 40 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर्स, और सर्दियों में A day? या अ डे, एंड ड्यूरिंग विंटर्स शी वॉज ऑन 20 to 25 ग्लासेस ऑफ वाटर। उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो ही नहीं सकता, वो जो मर्जी कर ले, और वो यही बात थी कि वो 2-3 ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे थी और उसका नहीं कंट्रोल हो रहा था। I just want to know how she managed to drink that much water. I don't know, मैं तो नहीं इमेजिन कर सकती, बिकॉज मेरा तो बड़ा खुद ही मेरी बॉडी बताती है। वो कॉन्स्टेंटली बोतल मुंह को लगा के बैठी होती थी। हाँ, रात को भी पीते रहते हैं ये लोग। और एक पेशेंट, मैं आपको पानी के ही बताऊं नुकसानात, एक दफ़ा मरीज कोई 6-8 महीने पहले की बात है, उसको 4 लोग पकड़ के लेके आए। ही वॉज एट टर्मिनल स्टेज ऑफ लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, तमाम उसके पानी था ना। मैंने जो, मुझे पता था कि इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज वो बिल्कुल ही फेलियर की लास्ट स्टेज के ऊपर था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने उससे सीखी वो ये कि उसकी वाटर इनटेक वॉज 60 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे फॉर द पास्ट 7 to 8 ईयर्स। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपको ये पानी पे किसने लगाया ना? कहता है जी मुझे एक दफ़ा यूरिन इन्फेक्शन हुई थी, उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि जी पानी बहुत पियो। मैं उस वक्त से पानी बहुत पी रहा हूँ। उस पानी ने उस आदमी को मार दिया। क्यों? देखें, क्यों रेगुलेट करना है हमें? इसलिए रेगुलेट करना है कि आपकी किडनी की यूरिन बनाने की कैपेसिटी इज अराउंड 1 to 1.5 लीटर अ डे। 4 से 6 ग्लास तक वो यूरिन बनाती है। आप इससे ऊपर चले जाएं, आप 8 से 10 ग्लास पी लें, आप 8 से 12 ग्लास पी लें, क्योंकि आपकी हर खुराक में पानी है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका वाटर इनटेक इज हार्डली 2 to 3 ग्लासेस, लेकिन उनकी जब मैं चेक करती हूँ तो उनकी ढेर वाटर रिटेंशन होती है, यानी वो किसी खुराक से पानी रिटेन कर रहे होते हैं और उनका किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड होता है। अच्छा ना, वाटर रिटेंशन इज माय फेवरेट टॉपिक, बिकॉज कभी भी किसी खातून को मिलो, और ये बात मैं भी बड़ी दफा कर चुकी हूँ कि जरा से 2-3 पाउंड वजन चढ़ाओ तो मैं कहती हूँ यार बड़ी वाटर रिटेंशन हुई, एक्चुअली वेट नहीं चढ़ा, यू नो, अपने आप को वो टू मेक योरसेल्फ फील बेटर। बट when I started having अजवाइन वाला पानी and certain things that were recommended to me, तो actually मेरी water retention खत्म हो गई। सही। How can you tell अगर आपको water retention है? वाटर रिटेंशन सबसे पहले आपके एंकल्स पे आती है, सूजते हैं, एंकल्स की साइड पे आती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई यंग लड़की और लड़का है तो उसकी जो एब्डोमिनल मेजरमेंट्स हैं, लोअर एब्डोमिनल मेजरमेंट विच इज बिलो द बेली बटन, इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स वाटर रिटेंशन। पानी उन एरियाज में एक्यूमुलेट होता है विच आर ग्रेविटी डिपेंडेंट। तो बॉडी के वो एरियाज जो नीचे की तरफ हैं वहाँ पानी जाएगा, तो पेट के ऊपर के हिस्से पे कभी नहीं जमा होगा, पेट के निचले हिस्से, तो लोअर जो एक फोल्ड आता है ना, इट इज ऑल्सो ऑलवेज ड्यू टू वाटर रिटेंशन। ठीक है, 1 ये दूसरा हो गया। सेकेंड, वाटर रिटेंशन सुबह आपकी आंखों पे आता है, पफी आइज के ऊपर आता है। मेरी तो हर रोज होती है अभी भी। अच्छा, देखें, इसको ब्लोटिंग कहते हैं, और ब्लोटिंग इज ड्यू टू वाटर रिटेंशन एंड इट इज ड्यू टू विंड रिटेंशन टू। ये आपको फिर देखना पड़ेगा कि ये वाटर है कि विंड रिटेंशन है। ये बात हम ब्रेक में करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक। डॉक्टर शगुफ्ता की वेबसाइट है www.slimsprogram.com, उनके नाम के नीचे भी चल रही है, एंड ऑफ कोर्स उनका जो फेसबुक का पेज है, इट्स डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज, DR एंड ऑफ कोर्स SHAGUFTAFEROZ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद और बातें करेंगे कि इसबगोल का क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, एंड ऑफ कोर्स लॉट्स मोर थिंग्स अबाउट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फैटी फूड्स, शुगर इंटेक, ये सब बातें होंगी। हमारे साथ रहिएगा। Welcome back from the break. हमारे साथ हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज, एंड ऑफ कोर्स इफ वी गेट इनटू ऑल ऑफ आवर टाइटल्स, वो तो हमने डिस्कस किए सारे ब्रेक से पहले। शी इज ए फैमिली फिजिशियन, एन एक्यूपंक्चरिस्ट, अ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑफ कोर्स अ नेचुरोपैथ। तो डॉक्टर शगुफ्ता, हम लोग बातचीत कर रहे थे पानी की, और एक बड़े एम्बैरेसिंग नोट पे हमने ब्रेक ले ली, क्योंकि उधर अब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो लेट्स गो टूवर्ड्स, एक तो आप कहती हैं पानी 8 से 10 ग्लास गर्मियों में।
हाँ बिल्कुल। और सर्दियों अच्छा, में? ये एक स्टैंडर्ड है। अगर सपोज आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो गई है, आप हीट में एक्सपोज ज़्यादा हुई हैं, आपने कोई स्ट्रेनमस काम कर लिया है, तो आप 3-4 ग्लास बढ़ा सकते हैं। लेकिन समर्स में भी किसी की भी रिक्वायरमेंट 15 से ऊपर नहीं जाती है। नहीं जाती। ठीक है। विंटर में मैक्सिमली 8 ग्लासेस। अगर फिर वही बात है कि अगर आप बहुत बाहर निकल रही हैं, आपकी कोई फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा है, तो आप बढ़ा के 10 पे ले जाइए, बट ज़रूरत नहीं है इतनी ना। ठीक है। एंड देन नाउ वी गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग व्हिच इज वेजिटेबल्स, व्हिच इज ये जो सैलेड्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक तो मैंने एक बात जो व्यूअर्स को कहनी, खुदा का वास्ता जा सैलेड बनाते हैं सारा सब्जी डाल के, एंड देन ऊपर से आप लोग डाल देते हैं सीजर ड्रेसिंग, जो निरी मतलब आप 1 कप ऑयल डाल दे, सही, वो भी वेजिटेबल ऑयल। सही। एक तो ये सैलेड्स का कॉन्सेप्ट है। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड जूसेस? अच्छा, सैलड्स के बारे में इस तरह है कि सैलड्स में जितनी वेजिटेबल्स डलती हैं ना, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग वाटर। ठीक है। तो मैंने सैलड्स के साथ लोगों को हमेशा मोटा और ब्लोट होते देखा है। सैलड के साथ आपके आर्थराइटिस ट्रिगर हो सकता है। अगर आप, अक्सर लोग खा रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ नहीं खाते, हम सिर्फ एक बोल ऑफ सैलड खा लेते हैं ना, मैं बंद कर देती हूँ। फर्स्ट जो मेरे पास जो आता है पेशेंट, तो 4 वीक्स तक तो मैं टोटली बंद कराती हूँ, ताकि मैं ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन पे काम करूँ। अगर आपने सैलड्स लेने हैं तो उसमें प्रोटीन ज़रूर डाल दें, जैसे चिकपीस डालें, बीन्स डाल दें, प्रॉन्स डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, देसी चिकन, आप उसमें फिश डाल सकती हैं, आप उसके अंदर कोई मिन्स मीट वगैरह डाल दें। आप जब तक प्रोटीन नहीं ऐड करेंगे, आप उस सैलड की वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी को नहीं काटेंगे। एक तो ये बात हो गई सैलड्स की, जो मैं अगेंस्ट हूँ थोड़ी सी। दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी बेशुमार टॉक्सिन्स जमा होती हैं उन प्रोसेस्ड फूड से जो हम लोग खा रहे होते हैं। सैलड्स वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स अभी जिंदा होते हैं, बिकॉज यू डोंट बॉयल दोज वेजिटेबल्स ना, या आप उनको हीट नहीं करते, तो आपकी बॉडी में वो डायरेक्ट जाता है सैलड के थ्रू पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। तो जब मैं डिटॉक्सिफिकेशन करा रही होती हूँ पहले 1 महीने में, तो मैं सैलड बंद कर देती हूँ, बिकॉज ऑफ देयर हाई टॉक्सिन कंपोनेंट, पेस्टिसाइड का कंपोनेंट, एंड बिकॉज ऑफ देयर हाई वाटर कंटेंट। आप जब सब्जी खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर इतनी मिट्टी और गर्दा और गंद लगा होता है कि उस सब्जी को पका के आप मर्डर कर देते हो। ठीक है यार, एटलीस्ट अगर भूसा भी अंदर ले रहे हैं तो भूसे के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। बिल्कुल सही। लेकिन वो भी खैर एक डिबेटेबल चीज है। बिल्कुल सही। फ्रूट्स एंड जूसेस, फिर फ्रूट्स में भी वही प्रॉब्लम्स आ गई। हाँ, फ्रूट्स में भी प्रॉब्लम आ गई, और बहुत लोगों को मैंने फ्रूट्स से भी रिएक्शन देखा है। उसकी वजह एक तो यही है कि उसमें आप जाहिर है उसको बॉयल नहीं करते, आप उसके केमिकल को स्टरलाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि फ्रूट्स के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर। मैं रिकमेंड करती हूँ कि फ्रूट्स को कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए। वो मेरी बल्कि वेबसाइट पे दिए हुए फूड ग्रुप्स दिए हुए। अब जैसे किन्नू है, किन्नुओं का मौसम आएगा तो लोग उसके जूसेस पे लग जाएंगे। किन्नू को तो अल्लाह ताला ने बैलेंस्ड बनाया है, उसका जूस एसिडिक है, उसका फाइबर एल्कलाइन है, और हमारी जो बॉडी पीएच है या ब्लड की जो पीएच है, इट इज़ क्लोज टू न्यूट्रल। हमें अंदर जो कुछ डालना है, खिलाना है या पिलाना है, इट शुड बी क्लोज टू न्यूट्रल, तब आप सेहतमंद रहेंगे। अगर आप एसिडिक चीज़ डाल रहे हैं तो उस ग्रुप की बीमारियां आएंगी, अगर आप एल्कलाइन डाल रहे हैं तो उस ग्रुप की बीमारियां आएंगी। तो पहली बात तो ये है कि एक फल को ज्यादती से मत खाएं, उसके साथ उस मौसम में मिलने वाला, अगर आपको नहीं भी कोई आइडिया, उस मौसम में मिलने वाला कोई फ्रूट ऐड कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला एक फल का एंटीडोट दूसरे फल में रखता है। फर्ज कीजिए इस मौसम में किन्नू मिल रहा है तो केला भी मौजूद होता है। केला इज एल्कलाइन, किन्नू इज एसिडिक। तो पहली बात तो ये कि कॉम्बिनेशन में खाइए, लेकिन ये मत सोचिए कि जी फ्रूट्स बड़े कमाल की चीज़ है। तो जूसेस एसिडिटी करते हैं, जूसेस एंजाइटी पैदा करते हैं, जूसेस आर्थराइटिस ट्रिगर करते हैं, जूसेस बॉडी पेन्स करते हैं। देखिए, जो आज हमारे कपल्स जाते हैं ना रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए जूस के ग्लास के ऊपर, तो वो जूस ना पिए, क्योंकि आप एक दूसरे का यू माइट किल ईच अदर बाय द एंड ऑफ दैट ट्रिप। जूस की दुकानें बंद कर दें। स्मूदीज आर बेटर। अब स्मूदियां कौन बना सकता है? हाँ, बस अब तो मिल रही हैं यहाँ पे, लेकिन बहरहाल वो एक बेहतर वर्जन है फ्रूट एंड सारे जूस का, जो भी कह लें। एक्सप्लेन भी करते हैं कि क्या चीज होती है। स्मूदी का मतलब ये है कि आपने फ्रूट के साथ दूध भी डाल दिया या दही भी डाल दिया, उसमें कुछ नट्स भी डाल दिया, आपने मिक्सचर बना दिया। अब दूध काटेगा फ्रूट की एसिडिटी को, और दूध के अल्कलाइन स्टेट को जूस बैलेंस, फ्रूट बैलेंस कर देगा, और पल्प के साथ होगा हमेशा उसमें, तो वो सब कुछ कंप्लीट हो गया फिर। अच्छा, अब जब हम पल्प की बात करते हैं तो देन ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कम्स अप व्हिच इज हस्क। इसबगोल हस्क जो है वो पाकिस्तानी कल्चर की कोई चीज़ है। मैंने जो पढ़ा है इसबगोल पे, रिसर्च जो पढ़ी हुई है, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि उसका जो होल सीड होता है,
या जो साबुत इसबगोल होता है उसके छिलके में बहुत शफा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन जब आप हस्क बना देते हो तो छिलका तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता, पता नहीं कहाँ चला जाता है, मुझे प्रोसेस भी नहीं पता हस्क बनाने का। तो इसबगोल खाने वाले लोग वाटर रिटेन करते हैं, इसबगोल खाने वाले लोगों का लोअर बॉडी एक्सपैंड करती है, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती हो। कॉन्स्टिपेशन दो तरह की है, एक कॉन्स्टिपेशन होती है जो स्लगिश इंटेस्टाइनल मूवमेंट से होती है, उसमें इसबगोल बढ़ाएगा कॉन्स्टिपेशन को, राइट। दूसरी कॉन्स्टिपेशन होती है जो ड्राइनेस ऑफ द इंटेस्टाइन से होती है, आप बहुत एसिडिक हैं, आपकी सारी लाइनिंग्स ड्राई हुई में, उनमें इसबगोल हेल्प करेगा। तो डिसाइड कैसे करेंगी आपके कौन सी है? पंगे ना लें, इसलिए खाम खा के ना ऐसी चीज़ों को करें ना जो आपको जानते नहीं है, जिनको आप नहीं। बट खैर मेरे तो एवरी हाउस होल्ड दैट आई गो इनटू इतनी बड़ी बोतल पड़ी होती है इसबगोल की, वो वेरी ट्रू, वो बनाई जा रहे हैं पैसे और लोग कॉन्स्टिपेट होते जा रहे हैं और वो फिर भी खाते जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, now when we talk about that, sugar intake, आजकल we're really looking at a world where trend, you know, मेरे घर में भी अब गुड़ आता है, I get गुड़ from Zoya's herbal workshop, जोया खाला का वहाँ से गुड़ लेती हूँ, उसको चीनी के तौर पे यूज़ करती हूँ। सुबह I have लेमन ग्रास टी, उसमें मैं आधी चमची शहद की डालती हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन ये कहा गया कि रिफाइंड शुगर बहुत बुरी है, तो और मैं भी लकीर के फकीरों की तरह लत पड़ी। अब मुझे बताएं कि क्या मैं सही कर रही हूँ कि गलत? आप बिल्कुल सही कर रही हैं, इसलिए कि मैं टोटली इसके खिलाफ हूँ कि आप शुगर बंद कर दें। बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को 5-5 साल के बच्चों को चीनी बंद करा दी है। देखें, हमारा ब्रेन दो चीज़ों पे जिंदा है, 1 ऑक्सीजन, 2 शुगर। ऑक्सीजन की पहली कमी है, हम क्लोज स्पेसेस में रहते हैं, तो ऑक्सीजन तो कम है हमारे वैसे एनवायरनमेंट में, कम हो गई है हमारी लिविंग की वजह से ना, या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। आप अगर शुगर भी बंद कर देंगी, टोटल इरेडिकेट कर देंगे नेचुरल शुगर, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि शुगर फ्यूल है लिवर का भी। अगर आप शुगर बंद कर देंगी तो आपका, बड़ी ऑड बात कह रही हूँ, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, क्योंकि लिवर फंक्शन इम्पेयर होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल रेज करेगा। शुगर में मॉडरेशन की ज़रूरत है। आप हेल्दी शुगर लें, जैसे गुड़ बहुत अच्छा है, आप फ्रूट्स की शुगर खाएं, आप देसी मीठे खाएं। मैं इस सीजन से लोगों को पंजीरियों पे लगा रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। बट पंजीरी इज मेड ऑफ व्हाइट शुगर। नो, यू कैन मेक इट गुड़ में बनती है, वो गुड़ में भी बन सकती है। नहीं, बट आई एम सेइंग कि जिस तरह कराची में सोनी स्वीट्स है, वहाँ पे बनी बनाई करें ना घर में। वो पंजीरी जो है दैट वोंट बी अ थेराप्यूटिक पंजीरी। आप घर में बनवाएं सारे नट्स डाल के, एंड मेक इट इन शक्कर। इट्स अ सुपर फूड, इट्स अ सुपर फूड। उसमें एसेंशियल ऑयल्स आ जाते हैं, उसमें मिनरल्स आते हैं, उसमें कैल्शियम है, उसमें सब कुछ है, विटामिन ए और डी मिलेगी आपको। सो इट्स अ सुपर फूड। सुपर फूड वही होता है जिसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं सारे। इसीलिए तो बचपन में कहती हूँ व्हेन अ वुमन इज एक्सपेक्टिंग एंड जब राइट आफ्टर डिलीवरी व्हेन शी नीड्स मैक्सिमम एनर्जी, हमेशा पंजीरी खिलाते हैं लड़की को। एग्जैक्टली। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा उल्टा चल रही हूँ, क्योंकि मैं आदमियों को भी खिला रही हूँ जिनकी मेमोरी इफेक्टेड है, जिनकी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स है, जो इरिटेबल हुए हुए हैं, जिनका हाइपर एक्टिव माइंड है। नो, नॉट अल्जाइमर्स। हाइपर एक्टिवेटेड माइंड इज अ स्टेट जिसका हर आदमी शिकार है आजकल बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस। तो उनको जब आप देते हैं, जब उनको ओमेगा 3 से मिलता है, तो वो बड़ा सूद हो जाते हैं और उनको बड़ा उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो मैंने वो औरतों वाला कॉन्सेप्ट भी चेंज कर दिया है। लेकिन मैं आपको जुगन ये कहना चाहूँगी कि लकीली ये चीज़ें अभी हमारे कल्चर से नहीं गई। मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। नवंबर में मैं गई कॉन्फ्रेंस, फूड कॉन्फ्रेंस, इसकी ये वेस्टर्न प्राइस में बल्कि दिखाना भी चाहूँगी, इस फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मैं वहाँ गई। तो मैं ये जो फाउंडेशन है ये अमेरिका को रेवोल्यूशनाइज कर रही है और अमेरिकन्स को ये 1930 की डाइट पे लेके जाना चाह रही है, राइट। अच्छा, उन्होंने वहाँ मेरा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। मुझे वाहिद चीज़ पे खुशी ये हुई वहाँ जाकर, आई एक्सप्लेन टू देम वेरी प्राउडली कि तुम लोगों को जहाँ तुम पहुँच गए हो वहाँ पहुँचने में 100 साल का अरसा लगा है। हम जहाँ अभी पहुँचे हैं वो मेरे सामने, मुझे तकरीबन मेरा ये 23rd ईयर ऑफ प्रैक्टिस है, मेरे सामने खुराक का स्टेटस चेंज हुआ है कि हम नेचर से आर्टिफिशियल पे चले गए हैं। तो जब उन लोगों ने अच्छा, पहले तो वो इमेजिन ही नहीं कर सके कि पाकिस्तान में कोई इतना भी कोई नया कोई काम या नेचर पे काम हो सकता है ना। लेकिन उनको मैंने बताया कि हमारा, चूँकि हम हैं ही एग्रीकल्चरल एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमारे गांव में ये चीज़ें इंटैक्ट हैं जिन पे आप अपने मुल्क को लाना चाह रहे हो ना। तो वाहिद एक चीज़ थी जहाँ मैंने बड़े फख्र से उनको बताया कि हमारे यहाँ देसी मक्खन अभी मिलता है, हमारे यहाँ देसी, वो लोग घी कहने लगे हैं बाय द वे, दे डोंट कॉल इट बटर ऑयल, वो कहते ही घी है, they call it ghee because it's available in the market like that. It is available in the market, yeah. But Dr. Shagufta, I'd like to say something, you know, सरसों के तेल
और ऑलिव ऑयल में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. I believe. Now, I don't know if I'm wrong. As a doctor, you know better. But जो मुझे अंडरस्टैंडिंग दी गई है. अब अगर सरसों के तेल में और उसमें एक ही क्वालिटीज हैं, तो हम क्यों ऑलिव ऑयल की बोतल ज्यादा पैसे खर्च करके खरीदते हैं? ठीक है, आप सही कह रही हैं कि क्वालिटी वाइज दे आर मोर और लेस दे आर सेम, लेकिन वो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है ऑलिव ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल को जब आप हीट कर देते हैं वो टॉक्सिक हो जाता है. सरसों के तेल को आप बॉयल भी कर लें तो इट इज स्टेबल एट हाई हीट. ऑलिव ऑयल इज नॉट स्टेबल एट हाई हीट. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. ऑलिव ऑयल हमारे खानों से कंपैटिबल नहीं है. आप जब बाहर कभी जाएं तो वो तो आपको कच्चा ऑलिव ऑयल ला के देते हैं ना, आपने तो वो वैसे खाना. यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज्ड अबाउट फैट्स, यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज वाली वो स्पीकिंग, मेरी नजर उसके ऊपर से फिरी तो मैंने कहा मैं आई शुड ब्रिंग दैट अप. इसमें लिखा हुआ है कि इफ यू आर कंफ्यूज, किधर गया वो पेज, बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने थी कि कंफ्यूज्ड अबाउट फैट्स में लिखा हुआ था कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. ठीक है. तो ये तो कहते हैं कि आप खाओ. नहीं, आप खाओ ना, लेकिन उनका खाने का तरीका फर्क है. हम तो भूनते हैं ना खानों को, जिस तरह वो लोग करते हैं वो तो स्टर फ्राई करते हैं ना. अगर आप वैसे खाना खाना चाहती हैं तो ठीक है, फिर कर लें. आप उसको बॉयल नहीं कर सकते ऑलिव ऑयल को, आप हीट कर लें, ठीक है. लेकिन हमारे खानों में तो वो बॉयल होता है. आप जब तक खाना भूनेंगे नहीं, आप उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं लेके जाएंगे, आपका खाना तैयार नहीं होगा. और उस टेम्परेचर पे वो टॉक्सिक हो चुका है आपके लिए ऑलरेडी. डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज के घर में किस तेल में खाना पकता है? मेरे घर में जी देसी घी में खाना पकता है. आई यूज देसी घी एंड आई एम यूजिंग दैट देसी घी फॉर द पास्ट 12 years. और मैंने कभी डाइटिंग नहीं की है, प्लीज. I was just gonna say. No. And how do you pull this off? जस्ट बाय फॉलोइंग अ हेल्दी रूटीन. मेरा ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होता है. और जितना आपने मीठों की बात की, जितना डिजर्ट मेरे घर में बनता है, बिकॉज वी ऑल आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. You know, after about girls about 15, 16, we all started dieting. सही बात. We all started watching our weight. We stopped eating देसी घी. कोई कहता था वी से प्लीज, आई रिमेम्बर चूरी देसी घी में बनी हुई, साथ में चीनी वीनी. बिल्कुल 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 बिल्कुल. हमने सब कुछ छोड़